बहुत सारे सफेदपोश लोग भी सरकार वाले पैसे मांगेंगे और हम देंगे उनको, चोर बाजारी बंद हो जाएगी। आज अरबों रुपए की लूट घसूट जो है माइनिंग में, रेत बजरी पत्थर इसमें जो है वो हुई। बहुत सारे सफेदपोश लोग भी, बहुत सारे ऐसे वाइट कॉलर लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा, लेकिन पूरी मिलीभगत से कर रहे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट पूरा मिला हुआ है, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। डेमोक्रेसी हर जगह पर होनी चाहिए, डेवलपमेंट भी हर जगह पर ही होनी चाहिए, पर गांव के लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। कहते हैं शहर के लोगों के लिए सब कुछ आ ही जाता है, गांव के लिए क्या? गांव का विकास कैसे, कब करेगा कौन? कितना ही फंड्स जो हैं दिए जाते हैं, और अगर एमएलए के पास फंड आते भी हैं तो एमएलए पहले शहरों में बांट देते हैं, फिर जाके गाँव के पास पहुँचते हैं। इसलिए उनकी नज़र जो है वो टिक जाती है अपने पंचों और सरपंचों पर पंच सरपंच के पास भी आखिरकार कितना ही पैसा आएगा, कितना ही वो डेवलपमेंट करवा पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले चंद दिनों में लास्ट में आवाज़ तो एक ही उठती है कि भाई कोविड है, हम इतना पैसा कहाँ से ही लेके आ जाएं। तो फिर आखिरकार पंच सरपंच विकास गांव का करवाएं कैसे, गांव के लोगों का विकास हो कैसे? आज इस पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने के लिए मेरे साथ अनिल जी मौजूद है। ज़्यादा उनकी बातचीत करने पे अगर मैं बोलूं कि मैं उनकी पूरी कथा गाऊंगी तो शायद आपको पता ना भी चले, बट अगर आप उनका चेहरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन ही हैं। लगातार क्रैशर्स पर आवाज़ उठा रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा बात उन पर भी होनी चाहिए जो असल में जिन लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, यानी कि पंच सरपंच के लिए। चलिए आज गाँव के लिए बात करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहली बात ही आपसे यही शुरुआत करते हैं कि आपको क्या लगता है कि पंचों सरपंचों के लिए कितना ही फंड्स अवेलेबल होते हैं और वो कितना ही विकास करवा पाते हैं अपने गांव का, ताकि वो लोग भी अपने को कहें कि भाई हम लोग डेवलप हैं। अब देखिए जी, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले तो फंड्स जो थे पंचायतों के पास बिल्कुल ज़ीरो होते थे, लेकिन आज पिछले 4 सालों से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 14 FCV का भी अमाउंट आया है, कपैक्स का बजट जो है वो भी हमारे पास आया है। लेकिन इन दो जो हेड हमारे पास आए हैं, इनसे हम डेवलप जो है अच्छी पंचायत नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा कम जो है वो फंड्स होते हैं, थोड़े फंड्स होते हैं, उससे नहीं कर पाते। अब हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ की आवाम है और अर्बन एरियाज़ की भी आवाम जो है, दोनों के लिए हम लोगों ने जो एक तरीकाकार जो है वो सोचा और निकाला है। हमारे पास कुदरत की नियामत हमारे पास है। हमारे पास 3 चीज़ें जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी हैं। हमारे पास जंगलात बहुत बड़े हैं, हमारे पास वाटर बॉडी के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे पास माइनिंग जो है बहुत ज़्यादा है। ये 3 चीज़ें पंचायतों के हवाले फौरी तौर पे की जाएं, और पंचायतों के हवाले जब ये 3 चीज़ें की जाएंगी, रीति जी मैं दावे से कह सकता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी पंचायतें होंगी जहाँ जंगलात बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे पंचायतें होंगी जहाँ वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, दरिया होंगे, तवी होंगे, कुछ होगा, और कुछ ऐसी पंचायतें होंगी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जिनमें माइनिंग का बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर होने के नाते हम लोगों ने जब पूरी पंचायतों के फंड्स के बारे में देखा कि हमारे फंड्स जनरेट कैसे होंगे, हम कैसे खुद कफील जो है वो बन सकते हैं, और हम कैसे जो खुद कफील हम लोग बने और किस तरीके से बने, और हमें फंड जो है वो कहाँ से आए। मुझे लगा सबसे ज़्यादा ये 3 चीज़ें मेरी नज़रों के आगे आई। ये मेरे पिछले 10 साल की स्टडी है। पूरे 10 साल में जब मैंने स्टडी की और मैंने ये देखा पाया कि जंगलात का रेवेन्यू जो है वो भी गलत लोगों के हाथ में जा रहा है, माइनिंग का जो है माइनिंग माफिया वो भी जो है गलत लोगों के हाथ में जो है वो पैसा जा रहा है, और वाटर बॉडीज़ का भी, पानी का भी। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये कुदरत की नियामत है। महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब ये रियासत हमारी बनाई थी 47 से पहले 1846 में, तो ये तमाम चीज़ें जो थी ये पंचायतों के हवाले तब थी। जंगलात की रक्षा पंचायतें करती थी, वाटर बॉडीज़ के जो सिस्टम है वो पंचायतें देखती थी, और माइनिंग का भी पंचायतें देखती थी। उसका जो कर मिलता था, उसका जो लगान मिलता था, उससे जो है वो राजे को भी हिस्सा जाता था, महाराजा साहब को भी जाता था, और उसका हिस्सा जो है वो पंचायतों के अंदर भी डेवलपमेंट की जाती थी।
जब 1947 के बाद जब जहां पे सरकारें बनना शुरू हुई, जी उसके बाद क्या हुआ कि ये सारा सिस्टम जो है पंचायतों में से लेके ये स्टेट के पास चला गया जी कानूनी तौर पे। अब जब स्टेट के पास चला गया, हम लोगों के पास रहा कुछ नहीं, इसीलिए पंचायतें डेवलप नहीं हो पाई, इसीलिए पंचायतें कुछ कर ना पाई। आपको लगता है यही तीनों चीजें अगर हम वापस पंचों सरपंचों और गांव को दे दें, पंचेस के पास दे दें, तो इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है वो भी कम होगा, लोगों के पास नौकरियां मिल जाएंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। देखिए, जंगलात की हिफाजत जब पंचायतें करेंगी तो उसके लिए मुलाजम चाहिए, वो हम गांव के लड़के लगवा सकते हैं। वाटर बॉडीज की हिफाजत जब पंचायतें करेंगे तो उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट पंचायत देगी। माइनिंग की हिफाजत जब हम लोग करेंगे तो उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे लड़कों को मिलेगी। तो इसलिए कुल मिला के दो चीज़ें इसमें सही होंगी। एक तो गांव के अंदर जो हमारे लड़के हैं, नौजवान हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं ज़्यादा या कम पढ़े लिखे हैं, दोनों फिरकों के लिए एक अच्छा एक स्कोप जो है वो बनेगा और पंचायत को जो है अच्छा एक रेवेन्यू जो है वो मिलेगा। अब एक पंचायत को अगर महीने का अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया रेवेन्यू बन जाए तो मुझे लगता है कि साल का जो है 35-40 लाख रुपया 50 लाख रुपया अगर एक पंचायत का अपना रेवेन्यू जनरेट हो जाए तो हमें क्या ज़रूरत है हाथ फैलाने की प्रधानमंत्री जी के आगे, चीफ मिनिस्टर जी के साहब के आगे या और अन्य एमएलए या एमपी के आगे, क्या ज़रूरत है? हम खुद कफील बनना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं बनाया जाता खुद कफील? और हम लोग सरकारें हमेशा जो भी सरकारें रही उनकी यही आदत रही, एमएलए साहबान रहे, एमपी साहबान रहे, जो भी हैं या पीछे रहे, सभी पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टियों की यही सोच रही कि जे पंच और सरपंच भीख मंगों की तरह हमारे दरवाजे पे आए और हमसे मांगे। इन्होंने कभी नहीं समझा ना सोचा कि पंच और सरपंचों को किस तरीके से खुद कफील बनाया जाए, ये उल्टा हम लोगों को दें। और मैं दावे से कहता हूं रीति जी, अगर जहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के हवाले ये 3 चीजें कर देंगे, जिस दिन सरकार कर देगी कानूनी तौर पे कि 3 चीजों का रेवेन्यू जितना होगा वो पंचायत के खाते में जाएगा, और वो पंचायत जो है, मैं दावे से कहता हूं जैसे जम्मू कश्मीर बैंक से पैसा लेती है ना सरकार, वैसे ही हम पंचों सरपंचों से सरकार वाले पैसे मांगेंगे और हम देंगे उनको, इंटरेस्ट पे पैसा हम लोग देंगे। ये मैं फार्मूला दे रहा हूं सरकार को कि सरकार जो है जिस दिन हमें दे देगी, सारी लूट घसूट बंद हो जाएगी, सारी चोर बाजारी बंद हो जाएगी। आज अरबों रुपए की लूट घसूट जो है माइनिंग में, रेत बजरी पत्थर इसमें जो है वो हुई है। मैं इसी में सवाल रखने वाली हूँ कि ये कौन कर रहा है, क्या वजह है, कौन ऐसे जो शख्स हैं जो एक माफिया बन गए हैं और जंगलों को लूटने पर आ गए हैं, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनको ख़त्म करने पर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हमारी नदियाँ उनको मतलब खोखला कर रहे हैं। ये कौन ऐसे माफिया है और इस पर अभी तक इतनी आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग भी, बहुत सारे ऐसे वाइट कॉलर लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा, लेकिन पूरी मिलीभगत से कर रहे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट पूरा मिला हुआ है, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। अब उनको मना कौन करे, क्योंकि बड़े लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कौन मना करेगा उनको? कोई मना नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं जी, जिस दिन जे माइनिंग का जो पूरे का पूरा ओवरऑल जो है जे पंचायतों को दे दिया जाएगा, मालकाना हक जब पंचायतों को दे दिया जाएगा और पंचायतें जो है उनको टैक्स लगाएंगी, पंचायतें उनसे रॉयल्टी लेंगी, तो पूरे का पूरा दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। किसी माइनिंग माफिया उसमें जो है उभरने की कोई स्पेस नहीं बचेगी। जंगलात को लूटने वाले, खाने वाले जो लोग हैं, खत्म करने वाले, हमारे जंगलात को जो नेचुरल हमारी ब्यूटी है जम्मू कश्मीर की, उसको खत्म करने के लिए जो लोग इस वक्त बहुत बड़े तरीके से लगे हुए हैं, चोरी से दिन को भी रात को भी जो लगे हुए हैं, उसका भी खात्मा हो जाएगा। और जो वाटर बॉडीज को तबाह करने वाले लोग हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा। इसका एक ही इलाज है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पंचायतें हैं उनके हवाले की जाए ये तीनों चीजें। और जो अर्बन लोकल बॉडी में जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं, काउंसलर हैं, उनकी जुरिडिक्शन में अगर कोई माइनिंग है, उनकी जुरिडिक्शन में अगर, क्योंकि जंगलात तो उनकी जुरिडिक्शन में होते नहीं, वाटर बॉडी तो ज्यादा होते नहीं, बट जो है उनकी जुरिडिक्शन में माइनिंग के कोई चनाब दरिया हो सकता है, कोई तवी जम्मू की हो सकती है, श्रीनगर का जेलम हो सकता है, शहर के अंदर भी बहुत सारे दरिया हैं, तो वो वहां से जो है इनकम ऑफ सोर्सेज उनका भी बन सकता है, उनका भी रेवेन्यू जनरेट होगा। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर के लिए जो है, मैं दावे से कहता हूं, पूरे जम्मू कश्मीर की जो ग्रास रूट लेवल की जो अहम डेमोक्रेसी है, हमारी 3 ही सभा है, ग्राम सभा,
विधानसभा और लोकसभा। लोकसभा में भी बजट पास होता है, विधानसभा में भी बजट पास होता है, और हमारे ग्राम सभा में भी बजट पास होता है, इसमें भी बजट पास होता है। तो जब तीनों सभाओं में बजट पास होते हैं तो क्यों नहीं आप जो है स्टेट से वो हक हकूक लेके हमें क्यों नहीं देते? हम खुद कफील होना चाहते हैं। हमारे पंच सरपंच इतने काबिल हैं, हमारे कॉर्पोरेटर इतने काबिल है, काउंसलर इतने काबिल हैं। सिर्फ मैं काबिल नहीं हूं, हो सकता है मैं उनसे सबसे कम काबिल वाला इंसान हूं, लेकिन हमारे साथी जो हैं बड़े पढ़े लिखे, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर रिटायर है, कोई तहसीलदार रिटायर है, कोई डीएसपी रिटायर है, कोई एसएसपी रिटायर है, जिसने मेन स्ट्रीम में वो लोग आए हैं, उन्होंने अपना जो है योगदान दिया है लोगों की सेवा करने के लिए। उन लोगों को आप इंपावर करें ना। मैं अनिल शर्मा को इंपावर करने की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपके आइडिया इस समय, क्योंकि इस समय ज़्यादा सरकारों के पास बार बार दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्या लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपकी इस बात को समझेंगे और आप तक इस बात को क्लियर करके आप तक ये तोहफा दे देंगे? देखिए रीति जी, खुले तौर पे मैंने आपके साथ जम्मू परिवर्तन के साथ आज पहली मरतबा जे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है वो किया है इस मुद्दे पे, 3 मुद्दों पे। तो हो सकता है आपकी बात वो आपके चैनल के माध्यम से ही सुने हमारी बात, वो भी अच्छी बात है। तो इसलिए सुने जरूर। ये लोगों की बात है, ये मेरी बात नहीं है। ये मैं अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांग रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर जहां से लूट घसूट आपको खत्म करनी है, चोर बाजारी खत्म करनी है, डकैती आपको खत्म करनी है, बदमाशी आपको खत्म करनी है, ये चीजें खत्म करनी है, ये तीनों चीजें उठाएं और पंचायतों के हवाले कर दें, लेकिन कानूनी तौर पे। ये एक नोटिस निकालने वाली बात नहीं है। आपको एक्ट में जो है वो तब्दीली करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्ट के अंदर जो छोटे छोटे नाले हैं वो पंचायतों के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो तवी है, दरिया है जो बड़े, वो अभी भी जो है वो स्टेट के पास है एक्ट के अंदर। उसको आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, उसमें आप ऑर्डिनेंस लाइए, होम मिनिस्ट्री ला सकती है। इस वक्त जो है ज्यादा कोई झंझट वाली बात तो है नहीं, तो इसलिए ये सब कुछ हो सकता है। अगर करें तो मुझे लगता है पंच सरपंच भी खुद फील बनेंगे, और सबसे बड़ी बात है जो अवाम की सिरदर्दी भी खत्म होगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिरदर्दी भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सवाल के, हम कहते हैं ना कि सवाल तो हैं, जवाब नहीं है, पर यहाँ पर सवाल भी है, जवाब भी है और डेवलपमेंट का रास्ता भी। पर बात यह है कि आखिरकार इस डेवलपमेंट के रास्ते को कोई अपनाए तो, क्योंकि आइडियाज़ बहुत हैं। क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास भाई रोज़गार नहीं है, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग गरीबी की ओर जा रहे हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं हैं जिससे हम जम्मू कश्मीर को डेवलप कर सकें। पर ऐसा नहीं है। ऐसे कई आइडियाज़ हैं जिस पर काम अगर करें तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को भी हम ये सोचेंगे कि हाँ, दिल्ली तक हम नहीं अगर इतनी जल्दी पहुंच सकते, बट हाँ एक अलग पहचान जम्मू कश्मीर की बनाना वो ज़रूर कर सकते हैं। ये आइडिया बुरा नहीं है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब? इस पर काम किया जा सकता है। तो हम भी यही गुजारिश करेंगे कि अगर इस पर काम हो तो शायद बहुत लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और डेवलपमेंट वो तो हो ही जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, उन लोगों के लिए भी एक खासी चुनौती होगी जो लोग इस समय डकैती, चोरी ये सब कर रहे हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।